बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। मैं हूं हसैन लियाकत। जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, चाहे वो अपने नाश्ते की टेबल पे हों या फिर बेड पे अंगड़ाइयाँ लेते या फिर जलसे के मैदान से बाहर निकल रहे हों, जिम्स में हूँ, दफातर में हूँ, सबको खुश आमदीद। और इस वक्त आप देख रहे हैं सुबह की सोच। और सुबह की सोच का आगाज़ करने से पहले ना कभी कभार अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए। और मैं भी जब आया तो मुझे मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ऑनर हैं, उनकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने लड़कों को टीच करना चाहिए कि ये जो गाड़ियाँ हैं ना, बच्चे जो हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये स्टेटस सिंबल नहीं है। और ना ही एग्जैक्टली और ना ही पैदल चलना कोई पॉवर्टी की निशानी है, कि गुर्बत की निशानी है कि आप पैदल चलते हैं। तो ये हमें पाकिस्तान में ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बिल्कुल सफ़र नहीं करते। हर शख्स ने अपनी गाड़ियाँ रखी अगर मजबूरी होगी उसके बावजूद नहीं करेंगे, सिर्फ ये स्टेटस की वजह से ही, स्टेटस की वजह से ही। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की और वाकई मैं भी एग्री करती हूँ इस पर, क्योंकि हम अपनी भी अगर मिसाल लें तो हम लोगों के जहन में भी 500 चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई कोई हमने अगर इस ब्रांड का कपड़ा ना पहना या अगर इस ब्रांड का बैग ना उठाया तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि भाई इसको तो पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फरोग मिल रहा है, बल्कि अब तो पहले तो फिर कुछ कम था, लेकिन अभी ये बात बढ़ती जा रही है। सो बिल्कुल। और मैं आपको इसमें एक और बात ऐड करता चलूँ कि आप जितनी भी दुनिया में जाते हैं ना, वेस्टर्न दुनिया में आप जाएं तो आप सुबह अगर ऑफिस के लिए निकलते हैं, अगर आप खाली गाड़ी चला रहे हो, आपके साथ एक दो लोग नहीं बैठे हुए, आपको एक बहुत बड़ा चालान होता है। तो आपने अगर गाड़ी ऑफिस में लेके जानी है तो आपने 2-3 लोग अपने मोहल्ले से, अपने गली से, अपने शहर से उनको ढूंढना है और उनको अपनी गाड़ी में बैठा के हमारे यहाँ तो अगर कोई आपका कलीग आपके आमने सामने अगर गलती से आ जाता है तो आप यू टर्न लेके दूसरी साइड से होकर निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने एक और तहकीक पढ़ी कि पाकिस्तान में इस तरह आईफोन बहुत बड़ा सिंबल है, स्टेटस सिंबल है, पूरी दुनिया में है। ये तो हमने उस दिन भी प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि और एक तहकीक ऐसी है लिब्रा कि आईफोन रखने वाले ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। हाँ, और पाकिस्तान में तो ये भी है कि ज्यादातर लोगों के पास नॉन PTA आईफोन होता है, मतलब उसके पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो जैसे दिखावे में आके और सबके साथ एक जो रवायत चली हुई है कि जिसके पास आईफोन है तो उन्होंने रखा हुआ आईफोन ही होता है। बहरहाल जी, और बाकी सुनाए कैसा गुजरा आपका वीकेंड? तो अच्छा गुजरा, बड़ा मसरूफ गुजरा है, क्योंकि कुछ जलसे पे गए थे आप? नहीं, जलसे नहीं थे, हमारे अपने इवेंट्स थे, तो इस वजह से आजकल वीकेंड जलसे की क्या कोई खबरें मिली आपको? क्या जलसा जो है वो आगे जाके नाज़रीन में प्रोग्राम में डिटेल से बात भी करेंगे। जलसा जो है वो जब जलसे की वक्त आएगा तो तब डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, चले फिर वो जब वक्त आएगा तो हम उस पर बात करेंगे मेरे ख्याल में। फिर पहले हम लोग कुछ शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास वो स्टार्ट कर लेते हैं। 5 साल में 1.3% पाकिस्तानी वतन छोड़ चुके हैं। और वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि साल 2019 से अगस्त 2024 तक 32,75,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजा गया। सेनेट इजलास के दौरान वजारत ओवरसीज की जानिब से ये भी कहा गया है कि मेज़बान ममालिक के मुतालिबा पर जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको बैरून मुल्क भेजा जाता है। और अगर हम लोग अक्सर प्रोग्राम में मैंने पहले भी कई बार ये बात कही कि अगर आप पाकिस्तानियों को चांस दें, इस वक्त जो हमारी आबादी है लेट्स से 25 करोड़ है, उसमें से अगर आप उनको चांस दे देते हैं तो ज़्यादातर आबादी आपको वो दिखाई देगी जो खुशी खुशी बैरून मुल्क इस वक्त जाना चाहते हैं, क्योंकि जो इस मुल्क के हालात कर दिए गए। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी जी, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, हम नहीं चलते। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने मुल्क में ही रहना पसंद। पासपोर्ट बना हुआ आपका? यस, ठीक है। पासपोर्ट पर टीम का बना हुआ है जी? पूछ लें टीम से फिर। टीम का नहीं बना है। पासपोर्ट बनाते हैं जल्दी से चलते हैं यार, पाकिस्तान में हालात वैसे भी खराब है, पता नहीं कल के क्या हालात होंगे। पाकिस्तान के हमेशा से खराब हालात हर जगह पे ही होते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आप कहीं बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही कोई स्मूथ लाइफ आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अपने मुल्क को ऑन करें, अपने मसाइल को ऑन करें, उनके हल की तरफ जाएं। अच्छा, ये जो स्टोरी आपने डिस्कस की, ये तो सेनेट इजलास के जो आदाद व शुमार थे, तकरीबन 32 लाख आपने बताया, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 19 लाख लोग हर साल की बुनियाद पे इस मुल्क को छोड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से लगाएं तो तकरीबन अच्छा, अभी आप अपने आसपास के सर्कल में देख लेना हसनैन कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनमें ज्यादातर लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रोसेस चल रहा है कि भाई मैं जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं US के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे अपने दोस्त वगैरह सब जानने वाले कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मेरे लिए मुश्किल ये भी है कि मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जाके सिर्फ वापस आना है, क्योंकि आधी फैमिली जब आपकी बाहर हो, फैमिली में सिर्फ अकेला
पाकिस्तान में हो, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में संभालनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान से हमें तो ज़्यादा मोहब्बत है। और अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये अच्छी स्टोरी है, शायद अगर इस पे इक़दामात हो जाएं। अखराजात कम करने की तदबीर के तहत वफाकी हुकूमत ने कुछ अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अल्लाह करे कि मेरी ये ज़ुबान मुबारक हो, ये खबर मुबारक हो। और जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई गई है उसमें है नई गाड़ियाँ आप बैरून मुल्क से नहीं खरीद सकते। फिर मशीनरी की ख़रीदारी है, जो कि हैवी मशीनरी थी, वो भी आप बैरून मुल्क से नहीं खरीद सकते। और बहुत सारे जो अफसरान थे, सियासतदान थे, जो बाहर जाते थे और अपना इलाज करवाते थे, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको भी ख़त्म कर दिया और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये बयान किया गया कि फैसला हुकूमत के सख्त वफाकी बजट और तवानाई की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में किया गया। और हुकूमत IMF के $7 अरब के इक्तिसादी बेल आउट की दरख्वास्त कर रही है। इस वजह से इस तरह के फैसले हुकूमत कर रही है। लेकिन ये फैसले सिर्फ IMF को दिखाने के लिए ना हो, इन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो डेफिनेटली हम एक राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। बेशक जी, ऐसा ही है। अच्छा, एक और बात भी है कि हुकूमत जो हमारी है वो इस वक्त दोहरे कर्ज के जाल में फंस चुकी है। आपको पता है बात। जुलाई में मुल्क का मजमूई जो कर्जा है वो 689 खरब और 10 अरब रुपए से बढ़कर 696 खरब रुपए जो है वो हो गया। और इसमें एक माह के दौरान 690 अरब का इजाफा हुआ। मजमूई कर्ज की अगर बात करें तो वो 78 खरब 27 अरब रुपए इजाफे के बाद 696 खरब 4 अरब रुपए हो गया, जो कि जुलाई 2023 की अगर बात की जाए तो वो 617 खरब 77 अरब रुपए था। तो हुकूमत ने जो माली साल है 2025 में 93 खरब रुपए कर्ज लेने का तखमीना लगाया ताकि अपने मौजूदा अखराजात को पूरा किया जा सके, जो एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के वो पूरे किए जा सकें और जो पैसे की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम यूं ऊपर की तरफ गए। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती निम्रा, जैसे आपने कर्ज की बात की, मैंने अखराजात की बात की, जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को भी वो करती है, ब्लेम करती है कि पिछली गवर्नमेंट की वजह से ये काम हुआ, पिछली गवर्नमेंट इतने कर्जे ले लिए। हालांकि एक महीने में अगर आप 76 खरब रुपए इजाफी लेंगे तो आपने वो वापसी भी करनी है। और अक्सर हम यहाँ पे जिक्र करते रहते हैं इजाफी गर्दशी कर्जों का, और जो गर्दशी कर्जे हैं वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और कल भी आपने देखा होगा कि मैंने अपने प्रोग्राम में यही डिस्कस किया था कि किस तरह से आप देखिए कि आपके जो डेट स्ट्रक्चरिंग है, IMF भी इसके ऊपर बिल्कुल अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए और पाकिस्तानी भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम नहीं होता। हम जाके मेहनत करते हैं, हाँ जी आप हमारे दोस्त हैं, आपका चाइना से ताल्लुक है, आप हमारा कर्जा रोल ओवर कर दें, 3 साल बाद हम देंगे। आप सऊदीया से हैं, आप हमारा कर्जा रोल ओवर कर दें, 4 साल बाद देंगे। और ये कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा और जो अपने हम मकासद अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आप बात कर रहे थे ना कि हुकूमतें जब भी आती हैं तो वो दूसरी हुकूमत को ब्लेम करती हैं, हालांकि जब वो हुकूमत बना रहे होते हैं, जब किसी इलेक्शन वगैरह के फेज में हम होते हैं तो उस टाइम वो कहते हैं कि जो जो मसाइल इनकी वजह से हुए हम उनको हल करेंगे, इसलिए हमें आप वोट करें। और जब वो हुकूमत बन के हुकूमत में आ जाते हैं तो उस टाइम कहते हैं कि ये मसला इसलिए क्योंकि पिछली हुकूमत ने ये किया, तो ये पिछली हुकूमत का मसला चल रहा है। भाई आप कह के यही आए थे कि आपने इस मसले को खत्म करना है, हमें पहले से पता था कि ये मसला है। इसमें ना एक और बड़ा फैक्टर होता है, पिछली गवर्नमेंट जब थी तो डॉलर का रेट बहुत कम था। अब ये गवर्नमेंट आई तो डॉलर ने 300 को भी टच किया। तो जितना 1 रुपया डॉलर अगर इधर से ऊपर होगा तो हमारा अरबों रुपए कर्ज बढ़ जाता है। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमने देखा है कि 2012-13 में डॉलर 66 रुपए का था, अब वही डॉलर 297 रुपए, 97 या 75 या 80 पे होता है। तो उससे भी हमारे कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी, यू एंड ऑल द ऑडियंस जो कि हमें देख रही है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी भारत से है। भारत की बहुत सारी स्टोरीज हम आपको बताते हैं और वहाँ की जो इंतहा पसंदी है उसके हवाले से बताते हैं, क्योंकि भारत कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों का जीना आज भी हराम है। भारत में इंतहा पसंदी की एक और नई मिसाल हमारे सामने आई। एक 7 साला तालिब इल्म, एक 7 साला तालिब इल्म जिसका सिर्फ कसूर ये था कि वो मुस्लिम था और ये भारतीय शहर अमरवा के एक मुमताज़ स्कूल में, बड़ा नामी ग्रामी स्कूल था, उसमें ये पढ़ता था और उसके प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से निकाल दिया। और वजह जान के आप हैरान होंगे कि उसने सिर्फ अपने लंच बॉक्स में बिरयानी लाई थी जिसमें एक चिकन मौजूद था। और क्योंकि इंडिया में अगर बात की जाए तो गोश्त के इस्तेमाल को, मेरा ख्याल है बीफ था, यस चिकन नहीं था, गोश्त का इस्तेमाल था। और क्योंकि वो जो आपके है ना गाय, उनको माता जी कहते हैं, तो गाय का गोश्त वो लेके स्कूल पहुंच गया और उसको स्कूल से निकाल दिया गया। और इस तरह की खबरें जब भारत से आती हैं, खाते हैं बीफ बिरयानी, लेकिन स्कूल में वो क्योंकि सामने था ना, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया क्योंकि बेचारा बीफ बिरयानी खाने लगा था। तो खैर ये भारत की स्टोरी हो गई। अच्छा फिर चाइना चलते हैं जी।
चाइना भी हमारे पड़ोस में है, चीन की एक नई कंपनी है जी, उन्होंने एक नई छुट्टी की पॉलिसी इसको ये कह सकते हैं कि एक नई छुट्टी मुतारिफ हो चुकी है। हाँ, नई छुट्टी का अंदाज या नई छुट्टी की पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। उसे उदास छुट्टी कहा जाता है। मेरे ख्याल में मुझे इस छुट्टी की बहुत शदीद जरूरत है, बहुत उदास जो होती है। आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जो मुलाजमीन को इस सूरत में छुट्टी लेने की इजाजत देती है जब वो खुद को उदास महसूस करें। और इस पॉलिसी का मकसद जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ के लिए इन्होंने ये किया है वैसे, जोक्स अपार्ट। और उनका यही है कि एक सेहतमंद किस्म का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके वर्कर्स को, जिससे जो मुलाजमीन है अगर वो कभी इमोशनल फील कर रहे हैं तो उनकी जो इमोशनल नीड्स है उनको केटर किया जा सके, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई छुट्टी की ज़रूरत मेरे ख्याल में, जो हमारे हालात हैं मुआशी तौर पर भी, सियासी इंतशार आप देखें हमारे यहाँ हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई इस तरह की पोलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती है जो ज़रूर आम आवाम को हिट करती है, बहुत बुरी तरह से हिट करती है, तो लोग बड़े डिस्टर्ब्ड हैं। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से तो बहुत छुट्टियां बनती हैं, फिर मेरी तो उदास छुट्टियां। प्लीज एबीएन न्यूज़ से दरख्वास्त है, एक उदास छुट्टी दे दे मुझे भी। आपने जब बात की ना चाइना की कि उदास छुट्टी चाइना में होगी, तो मैंने वैसे बैक माइंड पे चल रहा था कि अगर लेट सपोज ये छुट्टी पाकिस्तान की गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, एक तो इस पे बहुत बड़ा वावेला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी ले ले, लेकिन जब ये छुट्टी अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली जाए ना, तो सारे के सारे इदारे मंडे को और फ्राइडे को ऑफ हो जाएं, क्योंकि जी आज उदास छुट्टी है, हर बंदे ने अपना मंडे भी इंजॉय करना है, फ्राइडे भी इंजॉय करना है, और फिर काम हमारा हो ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को। सो 3 दिन के लिए हम काम करें और 5 दिन हम उदास छुट्टी के साथ साथ अपना सैंडविच बनाएं तमाम तर जो हमारी छुट्टियों का, और हम इंजॉय करें। तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वैसे अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि न्यूज डिपार्टमेंट में भी इसी तरह होगा कि आज फलां उदास था, आज उदास छुट्टी है, और अगले दिन वो आएगा ना, तो अगले दिन वो आएगा तो उससे सारे हमदर्दी भी करेंगे। अच्छा आप उदास थे, अब क्यों उदास थे? कोई घर में प्रॉब्लम था, कोई बेगम का प्रॉब्लम था, कोई बच्चों का प्रॉब्लम था, और ज्यादा उदास हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन भी इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उन बेचारों की भी एक अलग अपनी किस्म की खपत चल रही होती है उनकी जिंदगी में। जी हाँ, आगे सुना भाई, उदास क्यों थे तुम? उदास क्यों थे तुम? आगे बढ़ते हैं, और उदासी से एक अच्छी खबर है, क्योंकि उदासी वाली भी अच्छी खबर थी कि एक ईरान की एक पेंसिल की दुकान है, ये बड़ी रंगीन दुकान है, और इस दुकान में हज़ारों पेंसिलें ज़ख़ीरा की गई हैं। लेकिन ये उस दुकानदार का कमाल है जिसकी ये हॉबी है कि वो सिर्फ मखसूस पेंसिल को वही दुकानदार तलाश कर सकता है। अगर निमरा या मैं या कोई भी वहाँ पे जाएगा तो वो अपनी पसंद की पेंसिल जब तक दुकानदार उसकी हेल्प नहीं करेगा वो उसको तलाश नहीं कर सकता। और ये मुनफरिद निज़ाम दुकानदार की महारत और दुकान के वसी स्टॉक को उजागर करता है, और दुकान का जो इंतज़ाम है और दुकानदार की महारत है उसे पेंसिल के शौकीन अफराद के लिए एक दिलचस्प मुकाम बना देती है। और पूरी दुनिया में ये जो शॉप है ईरान में मौजूद है, ये बड़ी पॉपुलर है, बहुत वायरल हुई हैं इसकी वीडियोस, और यकीन कीजिए कि जब ये देखता है ना रंग बिरंगी, मजे की लग रही है ना वो क्लिप्स में भी जो हम देख रहे हैं। और इसके अलावा भी पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मैंने देखा, वैसे दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ओवरऑल भी। पाकिस्तान में भी अगर समझे इस तरह की कोई दुकान सामने आती है, लेकिन हमारे यहाँ शायद शौक की तरफ कम जाते हैं, हाँ उस तरफ जाते हैं, लेकिन कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। अगर बच्चों को आपने किसी अच्छे तरीके से पढ़ाना और पेंसिल्स वगैरह, बच्चों को तो वैसे भी बहुत ज्यादा शौक होता है, व्हेन यू आर स्टडीइंग तो बच्चों को शौक हो रहा होता है, तो आप उसके लिए उनको इस कलरफुल शॉप में लेके जा सकते हैं, एंड यू कैन आस्क देम टू गेट देयर फेवरेट पेंसिल्स एंड देन दे कैन वर्क यूजिंग दोज पेंसिल्स। तो वो एक अच्छे तरीके से बच्चों का ना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। मुख्तलिफ स्टेप्स यूज किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें यूज की जा सकती हैं, सॉरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बहरहाल अच्छा जी, पेरिस में क्या हो रहा है? पैरा ओलंपिक्स। यप, पेरिस में जारी जी पैरा ओलंपिक्स जो हैं गेम्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया हमारे लिए। जी हाँ, हैदर अली ने आखिरी कोशिश में 52.54 मीटर डोर डिस्कस फेंकी थी, जो कि वो जीते हैं। इससे पहले इनका अगर ताल्लुक बताया जाए तो ये गुजरांवाला से ताल्लुक रखते हैं। हैदर अली ने F37 कैटेगरी के डिस्कस थ्रो इवेंट में ये मेडल अपने नाम किया है। और हैदर अली के हवाले से आपको मजीद बताता चलूँ कि ये काफ़ी अच्छे हमारे एथलीट हैं जो कि टोक्यो गेम्स में इसी डिस्कस थ्रो में 52.26 मीटर के साथ गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और बहुत सारे लोग निमरा ये पूछेंगे ना कि ओलंपिक्स तो हो गए, अरशद नदीम तो वो हीरो बन गए, गोल्ड मेडल ले आए, तो ये कौन सी ओलंपिक्स चल रही है? तो पैरा ओलंपिक्स ये ओलंपिक्स के बाद होती हैं। हाँ, और ये उन लोगों के लिए होती हैं जो कि डिसेबल होते हैं। डिसेबिलिटी की कोई भी सूरत हो सकती है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की टांग नहीं होती, किसी की बिनाई का मसला है, किसी को बोलने का मसला है, तो वो तमाम
ज़्यादातर लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं और इट्स ए वेरी वेरी पॉपुलर इवेंट जो कि बिल्कुल ओलंपिक्स के साथ ही जुड़ा होता है। जिस तरह बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी चाइना में, उसके साथ ही पैरा ओलंपिक्स हुई थी, इसी तरह ओलंपिक्स 2024 की जो पेरिस में हुई है उसके साथ ही पैरा ओलंपिक्स। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ये थी जी हमारी आज की कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो हमने इस वक्त आपके साथ शेयर की हैं। पाकिस्तान में सियासी तौर पे भी बहुत हलचल मची हुई है और वो हलचल क्या है उस पर इन डिटेल बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सुप की सोच। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और एक बहुत ही अजीबोगरीब सी खबर है जो कि इस वक्त हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट की। इंसाफ देने वाली सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान में महफूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त थाना सेक्रेटेरिएट में उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत को मशकूक पाया गया है और कंप्यूटर्स जून में खरीद कर कमरा नंबर 306 में रखे गए थे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और ये मामला है जी। इसे बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हमारे स्पेशल रिपोर्टर बशारत हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या खबर है? अजीबो गरीब सी खबर है कि कंप्यूटर चोरी हो गए सुप्रीम कोर्ट से। जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते 2 कंप्यूटर चोरी हुए थे और डायरेक्टर IT जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज किया है। CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। जो FIR है उसका मतन जो है उसके मुताबिक, और ये भी कहा गया कि जाहिद इकबाल जो है वो सेक्रेटरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद, उनके ड्राइवर हैं। पुलिस ने 6 सितंबर को मुकदमा दर्ज करके जाहिद इकबाल को गिरफ्तार भी किया है और फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासद तैनात है, जो दूसरे मुकदमा में जिस मुलजिम का नाम है वो। और उनके फैसल खान की गिरफ्तारी के लिए ये है कि वो उनके छापे मारे जा रहे हैं कि ताकि उसको गिरफ्तार किया जाए। फैसल खान पहले भी सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ किया जा चुका है। और फैसल खान की को बरतरफी के बाद महकमाना जो अपील पर बहाल किया गया था। कंप्यूटर जून में खरीद कर कमरा नंबर 306 में ये रखे गए थे। ये जो FIR का मतन है उसके मुताबिक ये बताया गया कि ये कमरा नंबर 306 में रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी जो है उससे 131 कंप्यूटर खरीदे थे, जिनमें से 2 कंप्यूटर वो चोरी हुए हैं और एक जो है सेक्रेटरी चीफ जस्टिस टू पाकिस्तान उनके ड्राइवर का नाम आ रहा है और दूसरे एक फैसल खान है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर नायब कासद जो है वो अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, उनका नाम आ रहा है। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ड्राइवर को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद नए अदालत। अच्छा बशारत साहब, इस हवाले से तो मैं बाद में आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने जिक्र किया कि 2 कंप्यूटर चोरी करने वालों में एक मुलजिम ऐसे थे जो इससे पहले भी उनको सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल किया गया था, तो इनकी पुष्पनाई कौन कर रहा है? इनसे पहले इन्हें जो फैसल खान है वो नायब कासद है, उन्हें महकमाना कार्रवाई पर मुअत्तल किया गया था। फिर वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की थी, जिस पर उनका मौक़िफ़ सुनकर उन्हें दोबारा मुलाजमत पर बहाल किया गया था। ये तो पुष्ट पढ़ाई के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जब उनको सुना गया तो उन्होंने लेकिन तहकीकात के किसी मरहले में तो दाखिल हो गए होंगे ना बशारत राजा साहब। ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर्स की, ऑब्वियसली कोई ना कोई अहमियत भी है और इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल मकासद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ही है ये अगर इंतजामी खराबी है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ये कह सकते, लेकिन ये है कि अब इसमें मखसूस नशिस्तों के ये भी क्या सरैयां हो रही हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था उसके बाद ये मामलात हुए हैं। शायद इसमें मतलब इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व है।
डेटा हो जिसके लिए ये काम किया गया, और हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से इसमें माजी में ऐसा होता रहा है कि जब भी कोई रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती तो कहीं ना कहीं आग लग जाती, वो दफ्तर खारजा का हो या किसी और जगह का हो। जब भी रिकॉर्ड की मांग की जाती तो उस जगह में वो आग लग जाती। फिर बाद में अगर वो तहकीकात की जाती तो ये बताया जाता था जी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो अब तो जो एक मुल्जिम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी है, उनके ड्राइवर है, और वो गाड़ी में उनकी सीसीटीवी फुटेज से ये चीजें सामने आई हैं कि कंप्यूटर उनकी गाड़ी में रखे जा रहे हैं। अब ये देखना है वो तहकीकात होंगी तो चीजें सामने आएंगी। चलें जी, अल्लाह 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 करे कि चीजें सामने आए, क्योंकि ये फिर एक बहुत बड़ा इल्जाम हो जाएगा कि आपने जिस तरह कहा कि चीफ जस्टिस की गाड़ी में वो रखे थे। अच्छा, आज नए साल का आगाज हो रहा है, छुट्टियां खत्म हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, तो हमें बताइएगा आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं और अब आने वाले दिनों में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस जो कि आवाम की तवज्जो भी उसकी तरफ होगी और हुकूमत की नए तवज्जो साल भी के लिए हम किस तरह तैयार हैं भाई, ये बताएं। जी कि मौसम गर्मा की जो ततीलात हुई है, 2 माह की ततीलात थी, और आज कुछ ही देर के बाद नए अदालती साल की तकरीब होगी। और नए अदालती साल के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल खिताब करते हैं। इसके अलावा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रेफरेंस से खिताब करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी खिताब में जो 1 साल की कारकर्दगी होती है उसे वो बार के सामने रखते हैं, बयान करते हैं, बताते हैं कि 1 साल में हमने ये काम किया है। इसके अलावा वो आने वाले साल के हवाले से भी बताते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26 जून को रिटायर हो रहे हैं। अब देखना है कि इस हवाले से वो क्या आज हम कोई रिटायरमेंट के हवाले से कोई इंदिया देते हैं अपनी तकरीर में या नहीं। तो इसके अलावा मखसूस निशस्तों का जो केस आया था, आपको पता है फैसला आया था, उसमें नजरसानी की अपील, नजरसानी की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसमें छुट्टियों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ठीक हो गया बशारत साहब, आपने अंदर भी जाना है। बशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें अपडेट करने के लिए। ये थी सूरत हाल जी कुछ सुप्रीम कोर्ट की, और कंप्यूटर्स कहाँ गए ये तो फिर हम आपको इस पे अपडेट करते रहेंगे। अभी एक और खबर भी हमारे पास है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उनका ये दावा है कि सिंध हुकूमत ने तालीम का जो एक स्टैंडर्ड है उसको उस पर फोकस करने के लिए, बल्कि उस पर उन्होंने बड़ा फोकस किया है, और स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आला ये भी कहते हैं कि माइक्रो जो स्कूल है उसके क़याम से 3 लाख से ज़ायद बच्चों को तालीमी इदारों का हिस्सा बनाएंगे। और ये जो एक नया साल स्टार्ट हो रहा है, तालीमी साल जो है, इसमें 2 माह गुजर जाने के बावजूद अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत के सरकारी स्कूल्स के जो तलबा तालिबात हैं अब भी हुकूमत की तरफ से किताबों का इंतजार कर रहे हैं, जहां पे सीएम साहब बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चे फिलहाल उनके पास बुक्स भी नहीं है। और सिंध हाई कोर्ट में सरकारी स्कूल्स में नसाबी कुतब ना मिलने के खिलाफ एक दरख्वास्त भी दायर की गई है। तो असल में ये कुछ सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसी है जैसा निम्रा आपने बताया, कल वैसे भी वर्ल्ड लिटरेसी डे था, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत सारे ऐलान किए, और एक तकरीब में वज़ीर आला सिंध ने भी इस तरह की बातें की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने के हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर राना साहब। राना साहब बताइएगा, एक तरफ तो वज़ीर आला सिंध हमें ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बड़ा इकदाम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे क्या सिचुएशन है कराची में और सिंध में, कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली भी आपको होते हुए नजर आ रहा है? देखिए जी, ये तो जो लिटरेसी डे है उस पे पैगाम था वज़ीर आला सिंध का, और पैगाम बहुत अच्छा था, और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐलानात तो बहुत अच्छे होते रहते हैं, लेकिन फिर वो ऐलानात पूरे नहीं होते। ऐलानात तो बिल्कुल जबरदस्त था, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा कि दरसी कुतुब जो है ये इस साल का भी मसला नहीं है, ये हर साल ऐसा ही होता है। सिंध में, पूरे सिंध में जो है, कभी किसी स्कूल में ये पहुंचा देते हैं, किसी में जो है पूरा साल नहीं मिलती, किसी में आधे बच्चों को मिलती है, किसी में 10 बच्चों को मिल जाती है, बाकी ऐसे ही मतलब इंतजार करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है, और इस दफा भी यही हुआ। कुछ चंद स्कूलों में दिए, कुछ अजला में, सिंध के कराची में मतलब शॉर्टेज है सरकारी स्कूल के बच्चों को, तो फिर जो दूर दराज के इलाके हैं सूबे के, तो कदीर आप इस वक्त कराची में मौजूद हैं, ऑब्वियसली आप सिंध के हालात को भी बेहतर जानते हैं। तो जो सीएम साहब ने
दावे किए उनमें कोई सदाकत आपको उस तरह दिखाई नहीं देती जिस तरह हमें भी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही? जब देखें, सदाकत तो जब होगी जब ये जो ऐलानात किए जाते हैं या दावा किया जाता है वो सच भी साबित हो। लेकिन हमने, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितने ऐलानात हुए हैं। सिर्फ ये वजीर आला सिंध का मसला नहीं है, तमाम मतलब जो हमारे हाँ जी, लेकिन अभी हम सीएम सिंध की बात कर रहे हैं ना, तो जिस तरह उन्होंने दावे किए कि हमने ये स्टेप्स किए हैं, 3 लाख से ज्यादा बच्चों को इस वक्त हम स्कूल आने के लिए कामयाब हो चुके हैं, वो बाहर थे उनको स्कूल ले आए, ऐसा हुआ? वाकई तौर पे हुआ? जी बिल्कुल, ये सिंध हुकूमत का प्रोग्राम है तो करने का। और जी अच्छा, ये करने का प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो अभी नहीं हुआ। जब शुरू करेंगे तो होगा ना, अभी तो ऐलान। लेकिन राणा साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली है कि पिछले तकरीबन अगर 24 साल की बात की जाए तो उसमें से तकरीबन 18 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जहां पे इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वजीर आला भी उनके होंगे, डिपार्टमेंट्स भी उनके होंगे, तो वहां पे काफी ज्यादा बेहतरी होनी चाहिए। एक स्टेबिलिटी की वजह से बेहतरी भी तो आती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इतना लंबे अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो नहीं हो सका। वो कोई भी सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, सेहत भी और दावे भी हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। सेहत में हमने ये किया, सेहत को सबसे ऊपर मतलब वो करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चलें, ठीक हो गया कदीर, अभी जरूरत है करने की। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये थी कुछ, एक तो सुप्रीम कोर्ट की खबर को हमने कवर किया और दूसरा सिंध के जो हालात हैं उन पर भी बातचीत की, जो कि आपने मुलाहिजा फरमाई। यहाँ पे शामिल करने लगे हैं आप एक ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक टू शो। कल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और उसमें अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में इमरान खान को रिहा ना किया तो खुद रिहा करेंगे। वज़ीर आला KPK ने जलसे में डेडलाइन दी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इक़्तिदार में बैठे लोग रास्ते बंद ना करें बल्कि रास्ते निकालें। इससे पहले कि मुल्क बंद गली में चला जाए, कोई रास्ता निकाल लें। दूसरी तरफ अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिताब पर रद्द-ए-अमल दिया और अल्फाज पर कायम रहने का उनको कहा और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाएं। PTI के जलसे की बात की जाए तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर FIR हो चुकी है। पुलिस इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया ने PTI को शाम 7 बजे तक जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जलसा देर तक जलसा जारी रहा। अच्छा, इसमाइल शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोएब साहब, अली अमीन गंडापुर कल हमें बड़े जोश और जज्बे में दिखाई दिए और उन्होंने कहा हुकूमत को, बल्कि ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 15 दिन तक तहरीक इंसाफ के बानी को अगर रिहा नहीं किया जाता तो हम खुद उनको रिहा करवा लेंगे। तो अगर ये इनके पास इतनी पावर थी, अथॉरिटी थी, अगर ये कर ही सकते हैं 15 दिन में, तो फिर पिछले पूरे साल से क्यों नहीं किया? ये पिछले 15 महीने से, बल्कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, आपके सामने है अदालत में जी, और 218 मुकदमात में या जमानतें हुई हैं या एक्विटल हुई है। ये भी पाकिस्तान की तारीख है कि किसी एक शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात हुए हैं और अदालतों ने तमाम में हमें रिलीफ दिया है, इसलिए कि वो जाली और बोगस थे। और ये सबको पता है, किसको नहीं पता। और इस कठपुतली हुकूमत जो इस वक्त तबके के डाकू, उनको मैं कहूंगा कि देखें, जो माल लूटता है वो अगर डाकू उसको कहते हैं, जो लोगों का वोट और मैंडेट डाका डालता है उसको डाकू नहीं कहेंगे। इन मुसल्लत शुदा डाकू के खिलाफ तो जिहाद फर्ज है, मैं समझता हूँ। इनके खिलाफ तो उठना चाहिए हर कौम के हर फर्द को, जिस अंदाज से जो कुछ ये कर रहे हैं, जो ट्रू लीडर्स हैं, जो ऑनेस्ट लीडरशिप है, जिसके ऊपर पूरी कौम यकीन और तवक्को रखती है, एक्सपेक्टेशन रखती है, और पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता उन्होंने हमवार करके अपना फैसला दे दिया। 8 फरवरी को 180,000 सीटें दे दी, जो कि 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा थी। लेकिन अगर इनको और एस्टेब्लिशमेंट को मिलके ये सिर्फ धांधली नहीं, फॉर्म 47 नए बनाने पड़े और उसके नतीजे में अपने कठपुतलियों को मुसल्लत करना पड़ा, तो ये किसी सूरत कौम को भी काबिल कबूल नहीं है। अब आप ये देखें, 6 दफा अदालत ने हमें जलसे की इजाजत दी,
अब वो जी कंडीशन दे दिया, हाँ जी दे दिया। मुझे बता दें, हमने तो उसके एन और 13 दफा जगह बदली की, आखिरी रात एक दिन जगह बदली कर ली कि अब ये नहीं, अब ये वाला, रिटर्न ऑर्डर देने के बावजूद आपके सामने सारा कुछ। अच्छा शोएब साहब, इस्लामाबाद वाला जो जलसा था ना, इस्लामाबाद वाला जो जलसा था, इसको लेके तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा सीरियस भी नजर आ रही थी, कंसर्न भी थे तहरीक इंसाफ के कि हमें इजाजत नहीं मिल रही। फाइनली आप वो जलसा करने में कामयाब हो चुके हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपके नजदीक जलसा कितना ज्यादा कामयाब रहा, और फिर इस जलसे से तहरीक इंसाफ मकासद क्या हासिल करना चाहती थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जलसा करें, जुलूस करें, हमारा ये हक है, आइन हमें हक देता है। ये इन कठपुतलियों ने और उनके गुलाम ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह हमारे लिए रुकावटें पैदा की थी, वो सब आपके सामने। जो जलसा करने की इजाजत दी, आप यहाँ साथी हो, भाई हो मेरे, आप मुझे बता दो, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कोई एंट्री पॉइंट भी बंद थे, एग्जिट पॉइंट भी बंद थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपको कह दिया जाए आप आजाद इंसान हैं, लेकिन दरवाजों के बाहर मैंने सारे ताले लगा दिए हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हैं आप आजाद। जलसा करें, लेकिन जलसे की जगह पे नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, और उससे डबल ट्रिपल की तादाद में पूरे मुख्तलिफ सड़कों पे भी लोग मौजूद थे, मोटरवे पे भी मौजूद थे। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो हमारा पर्पज था वो इमरान खान की रिहाई और वो उसके साथ इन माशी दहशतगर्दों को भगाना, अवाम का जो चोरी शुदा मैंडेट है उसको वापस कराना, उसके लिए मूवमेंट का स्टार्ट है। अभी हमने इस्लामाबाद से फर्स्ट स्टार्ट लिया है, और इंशाल्लाह वी विल गो। तो शोएब साहब, आप लोगों को जो एनओसी जारी किया गया था वो मशरूत था, खासतौर पे वक्त की जो पाबंदी का बड़ा क्लियरली कहा गया था 7 बजे, तो आप लोगों का तो जलसा ही जाके बहुत लेट शुरू हुआ। तो ये क्यों करने की जहमत की आप लोगों ने? मतलब ऐसे भी तो किया जा सकता था कि तहरीक इंसाफ विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकती थी कि भाई हमें देर इसलिए हो रही है क्योंकि रास्ते ही हर जगह से बंद थे। तो आप लोगों ने फिर वो जो वक्त बढ़ाया, उसके लिए आप लोगों की तो मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हम मुश्किलात के पहले ही आती हैं। हम तो 50 बंदों के साथ बाहर निकले हैं, 7 दहशतगर्दी के पर्चे तो मेरे खिलाफ है, दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं। बात यह है कि इन बदबख्तों ने कभी कानून को तो माना ही नहीं है। लेकिन सर, कल जो जलसा लेट करने का फैसला था तहरीक इंसाफ का, क्या ये फैसला आपको दुरुस्त लगता है? लेट नहीं फैसला करने का था, हमारे रास्ते जब बंद थे तो हम किस वक्त पहुंचते, मुझे आप बता दें। मैं यही कह रही हूँ कि सर आप लोग विक्टिम कार्ड भी तो प्ले कर सकते थे ना, फिर आप हुकूमत को या मीडिया के थ्रू ये लोगों को बता सकते हैं कि ये देखें हम जलसा करने हैं। बताया है हमने, सबको बताया। लेकिन अब हुकूमत आपके खिलाफ ये पॉइंट यूज करेगी कि हम लोगों के जो एनओसी थे उसकी जो शराइत थी वो आप लोगों ने पूरी नहीं की, इसलिए आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि आप 7 बजे बंद कर दें, ये कानून में कहीं नहीं लिखा, ना आईन में लिखा हुआ है। और इस शर्त की बुनियाद पर आप जलसा ना कभी इलीगल होता है, ना कभी बंद होता है, ना कभी खत्म होता है। मैं इन कठपुतलियों से पूछता हूँ, टीएमसी के दोस्त आए थे फैजाबाद में, 6 दिन बैठे रहे, किससे पूछ के आए थे, किससे पूछ के जलसा किया? वो दोस्त हमारे भाई हैं, खत्म नबूवत वाले आए, रेड जोन में आकर बैठे रहे, किससे पूछा? अच्छा, हमारे दोस्त हमारे बच्चों की तरह यूटिलिटी स्टोर्स के लोग कई दिन आके धरना देके बैठे रहे, किससे पूछा? जमात इस्लामी ने 15 दिन धरना दिया, किसने इजाजतनामा दिया? इन बदबख्तों को इतना शर्म नहीं आती कि कानून का इस्तेमाल चंद लोगों के लिए नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर होता है। आई एग्री। इंसाफ और कानून को जब दोहरा मेयार करेंगे तो लोगों तक वो पहुंचेगा। मुझे आज तक बता दें कि टाइम है जी 4 बजे का, कब खत्म हुआ है आज तक कोई जलसा? 7 बजे, हमने तो 8 साढ़े 8 बजे फिर भी खत्म कर दिया। बात ये नहीं है, बात ये है कि इनके पास, मुझे बता दें, मोटरवे का एक रास्ता था, वहां ट्रक खड़े करके तो वो भी ब्लॉक कर दिए। आपने अगर सारे रास्ते ब्लॉक करने हैं, और मुझे बता दें किस कानून के साथ इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए, पूरी शाहराहें बंद कर दी, किस कानून के साथ? वो फैजाबाद धरना वाली जजमेंट उठाएं, ये तो गैर आईनी काम किया है। ठीक। अच्छा शोएब साहब, जिस तरह पहला सवाल, मैं इनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, डीसी के खिलाफ, एसआईजी के खिलाफ, एसएसपी के खिलाफ, और मौजूदा कठपुतली हुकूमतों के खिलाफ। ठीक हो गया। इसके कहने पे ये फैसला हुआ कि आप रास्ते बंद कर दो, ये गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक। अच्छा शोएब साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने उस सवाल को एड्रेस किस तरह किया कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि 15 दिन में हम खान साहब को छुड़वा लेंगे, तो क्या अब वो जोर जबरदस्ती से छुड़वाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे? हिकमत अमली क्या है? या फिर ये उनका एक जज्बाती बयान कहा जाए जो कि सिर्फ जो शुरका थे उनके खून को गर्म करने के लिए उनको कहा? देखिए जी, ये एक अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम मीन्स कि आप 2 हफ्ते के अंदर, हमारे मुकदमात में तो सबने जमानतें हो चुकी हैं, सिर्फ एक मुकदमा है तोशाखाना वाला,
जिसको जमानत पर फैसला ही नहीं कर पा रहे, और वैसे भी वो केस खत्म हो गया है कि ये जो नैब की अमेंडमेंट खत्म हुई, तो बात ये है कि वो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं, कोई एक मुकदमा भी नहीं है। अगर आपने बदमाशी और बेईमानी के जोर पे रखना है, गैर आईनी और कानूनी रखना है, तो फिर हम उस तहरीक का आगाज कर रहे हैं और उसके लिए स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह वो हम उस तहरीक के नतीजे में और अदालतों से हमें इंसाफ की तवक्को ठीक। है। अच्छा शोएब साहब, जो कॉन्सिक्वेंसेज इस जलसे की वजह से, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों के जो भी पॉइंट्स है कि रास्ते बंद कर दिए गए थे इसलिए आप लोग लेट हुए, वो सब तो आपकी जगह पे ठीक है, लेकिन हुकूमत तो अपना काम करेगी और आप लोगों के खिलाफ इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए कार्रवाई का वो इंदिया दे भी चुकी है। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में आप एंटर होके तो दिखाएं, हम आपको कभी एंटर नहीं होने देंगे। तो इस सब के खिलाफ आप लोगों के फिर क्या हिकमत अमली होगी? पहली बात यह है कि पंजाब कोई राना सनाउल्लाह के बाप का नहीं है, ये हारा हुआ बंदा है। ये कैसे बैठा हुआ है हुकूमत में? और बाकी जो डाकू की सूरत में ये बैठे हुए हैं, इनमें और पक्के के डाकू और कच्चे के डाकू में फर्क क्या रह गया है? ये भी कब्जा करके बैठे हैं, वो भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। अवाम तो इनके खिलाफ नफरत करती है, अवाम ने तो हमें वोट दे दिया है, अवाम तो हमारे साथ खड़ी हुई है। हम इंशाल्लाह जाएंगे, हमने अदालतों से हुक्म भी लिया हुआ है, और दूसरी बात यह है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, मुकदमे बनाएंगे। शोएब साहब, जो तहरीक का महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी जो तस्करा किया है, उसके लिए आप समझते हैं कि अब आपको एनओसी वगैरह जारी किया जाएगा या हुकूमत उसमें मजीद अब रुकावटें डालेगी, क्योंकि अब तो उनके पास बहाने भी आ चुके हैं? देखें, रुकावटें तो इन्होंने पहले कौन सी डाली? 6 फैसले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको जलसा करने दें। 3 कंटेम्प्ट में ऑर्डर्स हैं और कल भी कंटेम्प्ट पिटीशन लगी हुई है। इन्होंने कब खुशी से हमें प्रोग्राम कोई करने दिया है? ठीक हो गया शोएब शाहीन साहब, मतलब आप अपनी तहरीक के लिए मुतहर्रिक हैं? जी इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपका, हमें ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कर। ठीक हो गया जी। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी स्ट्रेटेजी के हवाले से बता रहे थे। और जिस तरह निमरा, मैंने उनसे पूछा, आपने भी पहले पूछा कि 15 दिन का जो कहा गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, कि ये अल्टीमेटम क्यों दिया गया है, क्या वजह है? तो पहले तो वो उन्होंने सारी अपने जलसे की कामयाबी बताई, लेकिन जब मैंने प्रिसाइसली उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेटम इस वजह से दिया गया है कि अब हम अपनी तहरीक का आगाज करेंगे। तो 15 दिन बाद हमें शायद एक तहरीक भी देखने को मिले, लेकिन अब वो तहरीक कितनी ज्यादा कामयाब होगी, एक जलसे का हमने देखा था आगाज। और इसी हवाले से हमारे साथ अब तज्जिया भी लेते हैं सीनियर तज्जिया निगार, सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने कल जलसा कर लिया बिलाखिर, और इस्लामाबाद में जलसे की उनकी जिद थी। आपके नजदीक ये जलसा कितना ज्यादा कामयाब हुआ और क्या तहरीक इंसाफ पावर शो करने में कामयाब हुई है? बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई जलसा करने में कामयाब हुई। 5 इसी तरह के जलसे प्रपोज थे, तजवीज किए गए थे, मुजवजा थे, लेकिन वो नहीं हो सके। तो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट जो बन रहा है वो यही है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, उन्होंने स्वाबी में जलसा किया था, मनसेरा में जलसा किया था, लेकिन पंजाब इज समथिंग एल्स। तो पंजाब में उन्होंने जलसा किया और उसमें जो बातें वो किया करते हैं उन्होंने सारी बातें की। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी भरपूर तरीके से हुई, उनकी आवाज आई, सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सबने दिखाया। तो मेरे नजदीक सबसे अहम चीज यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर उन्होंने पंजाब का रुख किया और पंजाब में वो जलसा करने में कामयाब। जी पराज साहब, अच्छा ये बताइएगा कि ये जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, इस अल्टीमेटम को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आप फोर्सफुली वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और उसके बाद हुकूमत को मजबूर करेंगे वो इमरान खान को रिहा करें? एक्चुअली समथिंग इज कॉल्ड फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस। वो जो पीटीआई का अपना लोग हैं, अपना क्राउड है, ये बात उनके लिए थी, ये लहू गरमाने के लिए थी सिर्फ। नहीं, मुझे बात अगर आप मेरी सुन लें, पहली तो ये ऑडियंस के लिए था जो सामने बैठा हुआ था, जो पीटीआई का ऑडियंस है उसके लिए थी। अदरवाइज अली अमीन खान गंडापुर और चीफ मिनिस्टर ये भी जानते हैं कि ये अदालती मामलात हैं, ये अदालतों ने रिहा करना है। वो जब भी ऑफिशियल मीटिंग में आते हैं तो ऑफिशियल मीटिंग में उनको मालूम है कि ऑफिशियल या सरकारी मामला कैसे चलाए जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो रेटरिक होता है वो रेटरिक बड़ा हाई रखना पड़ता है, और अली अमीन खान गंडापुर तो शायद चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाए गए हैं कि भड़के मारते हैं, वो लोगों को गर्म रखते हैं, जज्बात भड़काते हैं, जज्बात गर्म रखते हैं।
बाकी जो सरकारी मामलात हैं, फाइल वर्क है, उनको भी मालूम है। लेकिन मैं नेसेसरली समझता हूँ कि ये पैगाम था उनके अपने पार्टी वालों के लिए, पार्टी के वर्कर्स को या लीडर्स को। अदालतों से अगर वो रिहा करवा सकते तो वो बहुत पहले रिहा करा चुके होते जेल से। मावराए अदालत जिसको कहते हैं, वो आके मिलते भी रहते हैं यहाँ अडयाला जेल में आकर बानी पीटीआई से। तो अभी वो कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाया उन्होंने अभी तक। अब 15 दिन कितने दूर हैं, तो एक हफ्ता फिर दूसरा हफ्ता। लेकिन ये है कि मैं फिर भी कहूंगा कि ये एक सियासी जलसे से खिताब था। बाकी अदालती मामला कॉम्प्लिकेशन को वो जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, जो तहरीक का आगाज करने का उन्होंने कहा, महमूद खान अचकज़ई ने भी उसका इंदिया दिया है, तो आपको क्या लगता है कि अब कर पाएगी तहरीक इंसाफ, ये इसमें कामयाब हो गई, या हुकूमत के पास अब बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं कि इन्होंने तो हमारी जो मशरूत है NOC था उसकी शराइत को ही नहीं कबूल किया, इसलिए हम इन्हें मजीद कोई चीज नहीं करने देंगे? खुद ही अचकज़ई साहब ने ये भी कह दिया कि इस तरह के जलसे से इनकलाब नहीं आया करते, तो फिर जी, ये भी कहा चलेगा। और दूसरी स्टेज पे आने से पहले जेबें कट जाती है। ये जो इंतजामिया वाली बात है, बात ये है कि पाकिस्तान में सियासी जलसे जितने भी होते हैं, मैंने कम से कम जितने अपनी जिंदगी में देखे हैं, ना तो जलसा वो टाइम पे शुरू होता है ना टाइम पे खत्म होता है। Exactly. ये छोटा मोटा जुर्माना हो जाएगा, उनका पर्चा कट जाएगा उनके खिलाफ, बाकी ये कहा जाए कि जी सियासी एक्टिविटी जो है वो 740 पे 640 पे खत्म हो जाए और पैकअप हो जाए। सुबह अभी तक कंटेनर पड़े हुए हैं, ये सीरीना के सामने पड़े हैं, एक्सप्रेस वे के सामने पड़े हैं। ये शहरियों का हक नहीं है कि इंतजामिया रात को उठवा लेती। स्कूल में आधी से कम बच्चों की हाजिरी है, ये बच्चों का राइट नहीं है कि उनको आप फ्री पैसेज दें इंतजामिया की तरफ से ताकि वो स्कूलों में पहुंच सकें। तो ये दूसरों पे इंतजामिया ठोंस रही है। अगर ये बात के साथ का मतलब साथ, हाँ ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ था, रिटर्न था, अवॉइड बाई करना चाहिए। और वैसे भी कौन सा इंतजामिया ने अपनी रजामंदी से ये जलसा करने की इजाजत दी थी? अदालत का हुक्म था, अदालत के हुक्म पे इनको जलसा करने दिया गया। आइंदा भी मैं यही तो बात पहले कर रहा था अली अमीन गंडापुर साहब के कॉन्टेक्स्ट में कि अदालत मामलात वो भी समझते हैं। अदालत ने ये जलसे की इजाजत दी थी, अगर उन पे और जलसा करने की पाबंदी लगी तो वो फिर अदालत में चले जाएंगे। तो ये मामला इसी तरह से ही चलेगा। अच्छा पराजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कंटेनर्स का जिक्र किया, एक तरफ तो हुकूमत ने कंटेनर्स लगा दिए, रास्ते बंद किए, फिर वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जलसा टाइम पे ख़त्म हो, लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफजदा नज़र आ रही है। अगर ये कंटेनर्स ना लगते तो मेरा ख्याल है कि अवाम का समुंदर PTI के जलसे में मौजूद होता। ये बात नहीं है कि जलसा की तरफ तमाम रास्ते बंद थे और किसी को जाने की इजाजत नहीं थी या कोई रास्ता नहीं खुला। इंतजामिया ने, टू बी फेयर विद देम, 2-3 दिन से इंतजामिया बता रही थी कि अगर आपने जलसे में जाना है तो फला रास्ते से आप जा सकते हैं। बाकायदा चार्ट बनाकर वो समझा रहे थे कि ये रूट है, आप इधर से जाएंगे, गुजर खान जेलम से आने वाले ये इस रूट से जाएंगे, पिंडी शहर से जाने वाले इस रूट से जाएंगे, इस्लामाबाद से जाने वाले ये मारगला एवेन्यू के जरिए जाएंगे। ये बात नहीं है, कोई रास्ता नहीं खुला था। हाँ, अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई इंडिविजुअल ये समझता है कि नहीं मैं जिस रास्ते से आएगा मुंह उठा के चल पड़ूंगा, तो वो तो डिस्करेज करना पड़ता है इस सूरत हाल में। खास तौर पर जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये पहला जलसा था और पूरा 1.5 साल से 9 मई की जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो इतना ताज़ा रहता है कि फिर जाहिर है इंतजामिया के ज़हन में कहीं ना कहीं तो ये होगा कि कोई ऐसी सूरत हाल ना बन जाए जिस सूरत हाल को टैकल करने के लिए खुदा न खास्ता वायलेंस हो। जैसे 26 नंबर चुंगी पे थोड़ा बहुत तो हुआ ना कल रात को, लेकिन वो चूंकि 150-200 बंदे थे, उनको हैंडल करना आसान हो गया। तो इसलिए जब रूट का तयन किया जाता है, रास्ता मुख्तस किया जाता है, तो फिर आवाम को भी चाहिए कि बजाय इसके कंटेनर से सर मारने की बजाय वो उन रास्तों पे जो डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उन्हीं को फॉलो करें। अच्छा, जो 22 नंबर चुंगी का आपने तस्करा किया, इस पे मोहसिन नकवी साहब ने भी एक तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली है, IG से भी रिपोर्ट मांगी है, साथ ही हुकूमत ये भी कह रही है 26 नंबर चुंगी माजरत के साथ। अच्छा, जो बेदरीग इस्तेमाल हुआ वसाइल का, हुकूमती वसाइल का, KP गवर्नमेंट का, अब उस पे आपको क्या लगता है ये तमाम तर सिचुएशन पे हुकूमत कैसे रिएक्ट करेगी? क्या कार्रवाई होगी तहरीक इंसाफ के खिलाफ? मैंने पहले गुजारिश की, मैं फिर बात करूंगा, तो ये
पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक। और जो सरकारी वसाइल हैं, वो जो भी जहाँ भी जलसा होता है वो सब लोग सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, और ये वसाइल को इन पेपर में नहीं होते कि जाके अगर केपी के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं तो केपी गवर्नमेंट उनको हैंडल कर सकती है। वैसे भी फाइनेंस का मामला तो आप सूबों का मामला है, मरकज कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा अगर वो इस्तेमाल करके आए, और होता क्या है उसमें ट्रांसपोर्ट यूज हो सकती है, उसमें जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको कह दिया जाता है कि हाँ जी जलसा का भरनी है आपने। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी कोई ऐसे केसेस बने हों सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने पे और अब बनेंगे। तो ये एक रूटीन इसको लिया जाता है, नहीं होना चाहिए लेकिन ये है, अब क्या किया जाए। अच्छा पराज साहब, महमूद अचकजई साहब की अगर बात की जाए तो उनको क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फुल मैंडेट दिया गया है मुज़ाकरात का, और वो मुज़ाकरात कामयाब तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो है कि अडियाला जेल में वापस उनको पैगाम पहुंचाना पड़ेगा कि खान साहब ये वो बात कर रहे हैं। तो खान साहब तो आपको पता है कि कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अचकजई साहब को उन्होंने कहा है कि हाँ आप बात को शुरू करें, फिर तजवीज़ लें, तो क्या तजवीज़ लाते हैं हम ये बात फिर देखेंगे। यानी अचकजई साहब को वो पावर नहीं है कि वो वहां बैठ के नेगोशिएट करें और फिर कोई हतमी एग्रीमेंट भी कर लें। ठीक। जो बानी पीटीआई 2-3 बार मीडिया से बातचीत की उन्होंने हेयरिंग के मौके पे, तो उन्होंने तो वादे कर दिया। दूसरी बात यह है कि बानी पीटीआई खान साहब, आपका क्या ख्याल है कि कल फोटो आप बनवाएंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ या आसिफ जरदारी साहब के साथ? नो, उन्होंने तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी तीसरे दिन कह दिया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किसी सूरत में नहीं बैठेंगे, वरना बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कोalition गवर्नमेंट बन जाए, जो स्ट्रांग गवर्नमेंट होती, मजबूत गवर्नमेंट होती। लेकिन वो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। शौकत साहब वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आप पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतालिक कि पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल क्या है, और यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक टू शो। कल 8 सितंबर था और कल मुल्क भर में यूम बहरिया मिली जज्बे से मनाया गया। इस दिन पाक बहरिया ने पाकिस्तान की बर्री और फ़िज़ाई अफवाज का शाना बशाना रहकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। याद रहे कि 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह दवारका पर हमला करके रडार स्टेशन तबाह किया। पाक बहरिया की वाहिद आबदोज गाजी ने जंग के दौरान बहरा हिंद में अपना राज और दबदबा कायम रखा, और पाक बहरिया की आबदोज गाजी ने 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया को उनकी बंदरगाहों में महसूर रखा। बिल्कुल जी, और इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त कमांडर अतीक साजिद और लेफ्टिनेंट कमांडर नाजिश जावेद साहिबा। इन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ यू गाइस डूइंग? कैसी हैं आप नाजिश साहिबा? थैंक यू। आपसे ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि जनरली पाक बहरिया की अगर बात करें और इसका क्या किरदार है, क्या अहमियत है? कल जो दिन हमने मनाया, इसको सेलिब्रेट करने का इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पाक बहरिया में 8 सितंबर का दिन बड़ा जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। इससे जो इस दिन की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान बहरिया ने जो रडार स्टेशन था दवारका, वो इंडिया का तबाह किया था, और इसको तबाह करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट पाकिस्तान बहरिया को था, क्योंकि वहाँ उनका जो रडार स्टेशन था वहाँ से जो डायरेक्शंस थी इंडियन एयर्स को, एयरक्राफ्ट्स को, वो मिल रही थी। तो वो इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया पूरी वॉर के अंदर, क्योंकि हमने जब ये तबाह किया तो जो नेवी को प्लान करके वो हमारे साउथ रीजन के अंदर बम्बार्डमेंट करना चाह रहे थे, वो बिल्कुल निस्तो नाबूद हुआ। और इस दिन पाक बहरिया जो अपने शहीद हैं, गाजी हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे नेवल चीफ का जो मैसेज होता है वो तमाम यूनिट्स में, इस्टेब्लिशमेंट्स में पढ़ के सुनाया जाता है, और उसका बेसिक मकसद ये होता है कि जो
आज के हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जवान हैं, उनके अंदर वही जोश, वही वलवला जो है उसकी अहमियत को उजागर किया जाए, क्योंकि तारीख़ के अपनी मिसाल आप है कि जो 8 सितंबर को वाक़या पाक बहरिया की तारीख़ में लिखा गया, उसकी मिसाल उसके बाद किसी भी जंग में हमने नहीं देखी। अतीक साहब, अगर 1965 की बात की जाए तो ये कहा भी जाता है और हमने पढ़ा भी यही है कि हमसे बहुत बड़ी थी इंडियन फोर्सेस और इंडिया की जो बैरिया थी। हमारे पास क्या कुछ इक्विपमेंट थे और हमने किस तरह उनको यूटिलाइज़ किया, इस हवाले से बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा कि 1965 में जो हमारी पैरिटी थी वो 1 to 5 थी और वो 5 गुना हमसे बड़ी नेवी थी। हमारे पास एक छोटी नेवी के होते हुए भी स्टिल हमने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। हमारे पास 7 जहाज़ थे और 1 सबमरीन थी और इनको पूरी तरह हमने इस्तेमाल किया। सबमरीन गाजी जो है वो जंग से पहले सेल कर चुकी थी ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए। वो बॉम्बे पोर्ट के बाहर खड़ी थी ताकि इंडियन नेवी का कोई भी जहाज़ आए ताकि उसको टारगेट कर सके। उसके अलावा दवारका ऑपरेशन, जैसे मैम ने अभी कहा, उस दवारका ऑपरेशन में भी हमारे तमाम फ्लीट जो था वो आउट एट सी था और उन्होंने उस ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया और साथ ही साथ उसको तबाह कर दिया दवारका का। इसके अलावा ड्यूरिंग द कंप्लीट वॉर हम हाई स्टेट अलर्ट पे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन नेवी का शिप ओपन सी में तो क्या अपने पानियों से बिल्कुल बाहर भी नहीं आ सका और इट वाज कंप्लीट सी डोमिनेंस बाय पाकिस्तान नेवी। ज़बरदस्त। अच्छा नाज़िर साहिबा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आज हम लोग अपने मुल्क में इस तरह बिल्कुल सेफ एंड साउंड बैठे हैं बिकॉज ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव। इनकी वजह से हमें पता है कि वी आर सेफ। तो पाकिस्तान नेवी का क्या इसमें किरदार है, हाउ डज़ इट वर्क, और हमारी समुद्री हदूद को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह से हमारे मुल्क को हिफाजत फराहम की जाती है पाकिस्तान नेवल फोर्सेस की तरफ से? देखिए, जो नेवी होती हैं वो किसी भी मुल्क के लिए ना डिप्लोमेसी का किरदार अदा कर रही हैं और डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि आप जो है ना आप एक तर्जुमानी कर रहे होते हैं पाकिस्तानी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनके हवाले से। तो इसमें यह कि हम सिर्फ अपनी बहरी हदूद की हिफाजत, जो हमारा प्राइमरी रोल है, वो तो हम ऐसा तरीके से कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी कोलैबोरेशंस हैं हमारी रीजनल नेवीज़ के साथ, जो हमारी इंटरनेशनल नेवीज़ के साथ हैं, वो बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान की जो मैशियत की बेहतरी है इक़्तिसादियात के अंदर, उसके अंदर भी हमारा बड़ा रोल है। और जो इसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे जिस तरह से इसकी पोजीशन है, तो आपको पता है कि जो हमारी 90% ट्रेड है पूरी वर्ल्ड की, वो थ्रू सी होती है। तो पाकिस्तान नेवी ना सिर्फ अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत, बल्कि जो हमारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, इनको भी बड़े एहसन तरीके से उनकी ज़िम्मेदारी निभा रही है। क्योंकि जब आपका सी सिक्योर होगा, जब आप अपने कार्गो शिप्स को प्रॉपर एक सिक्योरिटी फराहम कर रहे होंगे, क्योंकि जो कार्गो शिप्स होते हैं वो दे आर नॉट इक्विप्ड विद द सिक्योरिटी एंड द सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स। तो पाकिस्तान बहरिया के जो जहाज़ हैं वो 24/7 365 days a year they are deployed in the sea और वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ऐसा तरीके से बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अतीक साहब, ये बताइएगा कि 65 में इक्विपमेंट तो एक तरफ हमारे पास कम ही था, लेकिन एक जज्बा था जो कि पाकिस्तान नेवी के पास बहुत ज़्यादा था। उस जज्बे की मिसाल आज भी हम याद करते हैं, उसकी देते हैं। लेकिन अब बताइएगा कि पाकिस्तान नेवी अब 2024 में, क्योंकि अब 76 साल हो चुके हैं, कहाँ पे खड़ी है इक्विपमेंट के हवाले से, कितने वेल इक्विप्ड है हम, और स्पेशली अगर इंडिया से कंपैरिजन किया जाए तो कहाँ पे खड़े हैं? विद रिस्पेक्ट टू द इक्विपमेंट जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलवेज स्ट्राइव्ड कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट लें। उसमें हमने यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज़, टर्किश हर तरह की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। लेटली अभी हमने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान नेवी हैज़ मॉडर्नाइज्ड अ लॉट और उसके अंदर हमने टाइप 054 अल्फ़ा शिप्स को इंडक्ट किया है। रिसेंटली अभी 6 सितंबर को हमने हुनैन और PNS बाबर को इंडक्ट किया है, जो कि मिल्जिम क्लास और OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसके साथ साथ इंडिजिनस डेवलपमेंट फ्रंट के ऊपर हम जो है वो 2 जो शिप हैं मिल्जिम क्लास, वो पाकिस्तान में भी बना रहे हैं। इससे पहले 054 अल्फ़ा टाइप 20 F20P हमने इंडक्ट किए थे बैक इन 2009 एंड 10। 4 शिप्स वो हमने इंडक्ट किए थे। एविएशन के ऊपर जाएँ तो हमने जेट एयरक्राफ्ट, जेट LRMP को इंडक्ट किया है और इसके अलावा जो सबसे पोटेंट वेपन है, जो कि ऑफेंसिव वेपन है, वो सबमरीन है हमारी। तो हम चाइना के साथ मिलकर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत 4 सबमरीन्स चाइना में बनेंगी और 4 पाकिस्तान में बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 15 ईयर्स वी हैव एम्बार्क्ड ऑन अ वेरी एक्सपेंशन जो है ना वो हमने की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बड़े आसानी से कह सकते हैं
कि हम इंडिया को इंशाल्लाह एक टफ टाइम देंगे। इंशाल्लाह। अच्छा नाज़िर साहिबा, आपने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया है पाक बहरिया की वजह से, नेवल फोर्सेस की वजह से। व्हाट एल्स डू यू थिंक कि हमें अपनी मैरीटाइम रिसोर्सेज को किस तरह से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम अपनी इकोनॉमी की अगर बात करें तो एक पॉजिटिव शिफ्ट हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि आपको पता है हमारी जो कोस्टल लाइन है दैट इज़ अराउंड 1000 किलोमीटर और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिन नेमतों से माला माल किया है, एग्जैक्टली दीज आर द नेचुरल रिसोर्स, तो इस हवाले से नेवी बहुत अपना अहम किरदार अदा कर रही है ब्लू इकॉनमी की जो फोरम्स हैं उनके ऊपर भी। और हमारा एक इदारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है उसके तहत बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं और इसके अभी रिसेंटली हमने लास्ट ईयर एक पायमेक के नाम से हमने एक कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के लोगों को मदऊ किया, जो कि एक कोलैबोरेशन थी इस तरफ उनको अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी कि जो पाकिस्तान के पास रिसोर्स है, जो फिशरी इंडस्ट्री है, जो वहाँ पे लाइवलीहुड्स हैं टू सेव द ओशन इकोसिस्टम, उसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारी शिप ब्रेकिंग जो शिप यार्ड्स हैं उनके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्लू इकॉनमी का आजकल आपने देखा होगा कि जर्नली पूरी दुनिया में इसकी तरफ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो पाकिस्तान नेवी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन देने का फ़ायदा ये हो सकता है कि जो हमारी मैशियत है उसको जनरली जो बात होती है वो लैंड बहुत ग्राउंड लेवल पे भी देख सकते हैं। बलूचिस्तान की बहुत बड़ी हमारी जो पॉपुलेशन का एक रेशियो है, आप कह सकते हैं कि परसेंटेज है, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट क्योंकि वहाँ पे एक तो आप देखें कि पहले इनहेबिटेड बहुत रहा हमारा वो एरिया, तो नाउ द पाकिस्तान नेवी हो गया जी, नेवी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन अपनी इस हवाले से भी कर रही है, रिसोर्सेज के हवाले से भी, और सेकेंडली वहाँ के जो लोगों को एजुकेशन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स किए, अपने एजुकेशन सिस्टम्स वहाँ पर, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हम पूरे मुल्क को एक तो ट्रेड के ज़रिए प्लस हम अपना जो कोस्टल एरिया है उसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डेफिनेटली उस एरिया के कल्चर को, उसकी डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा संग मील साबित होंगे जो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के। अच्छा सर, जिस तरह नाज़िर साहिबा ने जिक्र किया गवादर का एक जिक्र हो गया, तो गवादर पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्या समझते हैं नेवी ऑलरेडी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है और कितना दूर है कि हम गवादर उसी तरह देखेंगे जिस तरह अक्सर हम देखते हैं ना कि दुबई है और गवादर में उसी तरह की एक्टिविटीज़ होंगी? नेवी एस्टेब्लिश थी गवादर पे सिंस 70s एंड 80s। नेवी हैज़ बीन देयर। नेवी की वहाँ पर एक प्रॉपर नेवल बेस थी और वहाँ पर हमारे शिप बिफोर दी सी पैक इवन हमारे शिप वहाँ पर रेगुलर विजिट्स करते रहते थे और उस एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। आपको पता है गवादर बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बहुत करीब है, जहाँ से तकरीबन 30% ऑफ दी वर्ल्ड ऑयल शिपिंग गुजरती है। तो अगर हम गवादर पोर्ट को डेवलप करते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज बेनिफिट फॉर पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, जो कि सी पैक के तनाजुर में हम इसको जब देखते हैं। तो गवादर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे मैम ने अभी जिक्र किया कि ब्लू इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर एक नेवल शिपयार्ड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर काम जारी है और वो अनकरीब आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। इसके अलावा जो गवादर सी पैक है, सी पैक के लिए हमने एक टास्क फोर्स 88 के नाम से एक प्रॉपर टास्क फोर्स दी है ताकि उसको सीवर्ड डिफेंस और सीवर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिस तरह ताकि जो शिपिंग है उसको सिक्योर किया जा सके। तो नेवी की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम जैसे ब्लू इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिहाज से नेवी की एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है गवादर के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा नाज़िर साहिबा, 1965 की पाक बहरिया और आज की पाक बहरिया में क्या फ़र्क देखती हैं आप? 2024 के बाद भी हमारा जो रीसेंट फ्यूचर है उसमें हम कितना ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो जाएंगे या मज़ीद क्या बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं आपको? क्योंकि 1965 में भी हम अपने दुश्मन से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में बहुत ज़्यादा आगे थे, इसकी मिसाल आपने देखी, और आज भी हम उनसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में उनसे बालातर हैं। तो जहाँ तक रिसोर्स की बात है तो हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे सर ने बताया है कि हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इंडक्ट भी किए हैं। इसके साथ साथ हमने अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके गए हैं, इंडिजिनस
डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रही है, जिसका मिसाल आपने भी देखी कि एक जहाज़ हमने तुर्की से के ताउन से बनाया और 2 हमारे पाकिस्तान में बन रहे हैं। इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे अब एक वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो चुका है कि अब हम हाइब्रिड एंड 5th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ भी जा रहे हैं। तो उस हवाले से भी हमारी जो साइबर सेटअप्स हैं, जो हमारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया है, ताकि जो आज के जदीद तकाज़े हैं उनके साथ निपटने के लिए हम पूरी तरह से लेस हों। इसके साथ हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं उनकी मेथडोलॉजीज़ भी उस हवाले से चेंज की गई हैं। फिर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जो हैं, उनको ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उसकी तनाजुर में उनको बाहर से भी ट्रेनिंग दी जाती हैं। बल्कि चाइना के तवज्जुह से हमने बहुत सारे एविएशन सिमुलेटर्स बनाए हैं जहाँ पे हमारे जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वी आर alhamdulillah equipped with all the latest technologies, and we will as we defend our nation in 1965, we will definitely not let them down. इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। सर आपसे आपने जब जिक्र किया था ना कि आप चाइना के तवज्जुह से बना रहे हैं, जिसमें मैडम भी बता रही हैं कि तुर्की के तवज्जुह से यहाँ पे इक्विपमेंट बन रहे हैं। हमने पाक आर्मी में देखा कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट हम बाहर भी बहुत सारे मुल्कों को प्रोवाइड करते हैं, जैसा श्रीलंका है। तो आप भी और मुल्कों के साथ कोलैबोरेट करके उनको भी हेल्प आउट करते हैं? एक्चुअली जो नेवल टेक्नोलॉजी है ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डोमेन। इट्स नॉट एज इजी कि एक जो शिप ट्रेडिशनल और उसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि उनके पास एक टैंक है, एक गन है और इस तरह के इंडिविजुअल इक्विपमेंट है। हमारे एक शिप के ऊपर इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म, वो एंटी एयर भी लड़ सकता है, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी करता है, वो एंटी सरफेस भी करता है। तो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट एंड अ वेरी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजिकली वाइज। तो इट्स नॉट ईजी। वी हैव एम्बार्क्ड अपॉन दिस जर्नी कि पहले हम अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, और इंशाल्लाह एज द टाइम प्रोग्रेसेस और जितनी हमें मैच्योरिटी मिलती जाएगी इस टेक्नोलॉजिकल डोमेन में, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल ट्राई टू कॉल अदर नेवीज एंड सी आवर इक्विपमेंट, सी आवर शिप्स, एंड इफ दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इट और दे आर विलिंग टू हैव, मतलब उस तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। पहले हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम अपने जहाज़ खुद बनाएंगे, एंड बिकॉज द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर वो प्रोडक्ट इस लेवल की होगी कि दूसरी नेवीज जो है ना उसको वो अच्छा लगेगा और वो थिंक कि ये हमारी फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होना जाएगा। ऑफ कोर्स इट विल कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी ऑफ कोर्स। ठीक हो गया। अच्छा नाज़िश, हमारी नेवल फोर्सेस को आप क्या समझती हैं? कुछ चैलेंजेस भी यकीनी तौर पे दरपेश होंगे। व्हाट आर दोज चैलेंजेस एंड हाउ आर वी कोपिंग अप विद दोज चैलेंजेस? देखिए, चैलेंज के लिए तो तैयार रहने के लिए हमें ट्रेन किया जाता है। जो भी चैलेंज इस वक्त हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हाइब्रिड वॉरफेयर है, मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो इमेज बिल्डिंग के अलावा जो सच और झूठ की डिफ्रेंशिएट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको टॉक ऑफ द टाउन हो जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो उसके लिए हम तो डिफेंस कर ही रहे हैं, लेकिन असल मुजाहिद आप हैं जिन्होंने उसके ऊपर यकीन करना है और नहीं करना। तो इस हवाले से बहुत सारी जर्नल कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं अवेयरनेस के हवाले से भी। फिर जो स्पेशली मैंने आपको बलूचिस्तान का बताया, वहाँ पे हमने जो नेवी की कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन असिस्टेंस। लेकिन एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। ये तो चले इंटरनल हमारे चैलेंजेस तो होते ही है ना जी, लेकिन एक्सटर्नल चैलेंजेस भी होते हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस के लिए डेफिनेटली वी इक्विप्ड आवरसेल्फ विद द लेटेस्ट, जी वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके लिए बहुत सारी जो कोलैबोरेशंस होती हैं वो आपकी इंटरनेशनल नेवीज़ के साथ, जिसमें एक बहुत अहम जिक्र मैं करना चाहूँगी। पाकिस्तान नेवी कंसिस्टेंटली कंडक्ट द एक्सरसाइज अमन, जिसका मैसेज ही टुगेदर फॉर पीस है। मतलब उसमें ये कि 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ लास्ट ईयर दे हैव पार्टिसिपेटेड, देयर नेवीज़ पार्टिसिपेटेड। और उनके साथ जो हमारी मीटिंग्स और जो टेबल टॉक्स हुई, उसके अंदर हमने दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम जो ये एक्सरसाइज करते हैं ये इट इज़ फॉर द पीस। एक्चुअली हमारे जो दुश्मन है वो ये चाहता है कि हमें वो तमाम दुनिया से अलग करे, बट वी गेव देम द मैसेज कि हम दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए पाकिस्तान हैज ऑलवेज गिवन दिस पॉजिटिव मैसेज। यस, दिस पॉजिटिव मैसेज। और इसके अंदर हमारी एक और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि एक कंबाइंड टास्क फोर्स के नाम से 150, वो उसका जर्नल हेडक्वार्टर जो है वो बहरीन में है। और पाकिस्तान फोर्सेस को ये स्पेशली नेवी को ये बहुत बड़ा एज हासिल है कि हमने 13 दफ़ा उसकी कमांड की। एंड दैट कमांड मींस कि हम जो समुद्री हदूद हैं उनके अलावा जो हम इसके अंदर एंटी पायरेसी है, एंटी नारकोटिक्स है, उसके अंदर जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं आजकल की दुनिया के, उनको भी बड़े एमिकेबली वी आर डीलिंग विद देम। सो नेवी इज़ वर्किंग ऑन ऑल
borders, either internal or external threats. जबरदस्त, ठीक हो थैंक यू वेरी मच फॉर आपका जॉइनिंग बहुत अस। शुक्रिया नाजिश, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और शायद ये वजह कि हम आज इस स्टूडियो में सुकून से बैठे और आप लोग इस वक्त जहाँ पे भी मौजूद हैं बहुत सुकून से बैठ के हमें देख रहे हैं, उसकी वजह ये इदारे हैं। अगर आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि ये इदारे पाकिस्तान आर्मी होगी, हमारी नेवल फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स होगी, अगर इनको एक सेकंड के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालें तो हम लोग कभी भी इतने सुकून से अपने घर में आज़ादाना तौर पर नहीं बैठ सकेंगे। सो इन इदारों की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, इनकी इज़्ज़त करना, इनकी तकरीम का ख्याल रखना हम सब पे फ़र्ज़ है। यहाँ पर शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। जिस तरह हम बहुत सारे नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, एथलीट से आपको मिलवाते हैं, इसी तरह हम आज भी एक ऐसी एथलीट से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली निदा करीम, जिन्होंने कराकोरम मैराथन रेस में पहली पोजीशन हासिल की। निदा करीम की अगर बात की जाए तो इससे पहले पाकिस्तान जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में भी उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और अब हमारे साथ मौजूद हैं निदा करीम। उनसे सुनते हैं उनकी कहानी। बिल्कुल जी निदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप सो निदा आप भी ठीक होंगी और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगी। प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ये जो जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जिसमें जो आपकी पोजीशन आई है इसके बारे में बताएं प्लीज़। अच्छा, मैराथन के बारे में या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप? जी 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 जी, सब किसी के बारे, सब कुछ के बारे में। अच्छा सी मैंने हुंजा मैराथन में पार्टिसिपेट किया था 10 किलोमीटर में। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। मैंने 57 मिनट में कंप्लीट किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके जर्नी के बारे में बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैराथन तो मैंने फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट मैंने इधर लाहौर में किया था मैराथन 5 किलोमीटर। तब मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। वापडा की प्लेयर थी, मुझसे जीत गई थी, फर्स्ट पोजीशन उसकी आई थी और सेकंड मैं पार्टिसिपेट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन आई उधर। अच्छा निदा, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली जो रेसेस होती हैं, स्पेशली अगर कराकोरम की रेस की बात की जाए तो ये इट्सल्फ ही एक बड़ी फैसिनेटिंग सी होती है कि आप कराकोरम में रेस कर रही हैं, ऊपर से आपकी पोजीशन भी आ रही है। तो इस सारी एक्सपीरियंस के हवाले से हमारी ऑडियंस को ज़रा डिटेल में बताइएगा। अच्छा, एक्सपीरियंस मैं ट्रेनिंग करती हूँ रेगुलर बेस पे। मेरे कोच ट्रेनिंग करवाते हैं, सर नबील पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरे रेगुलर ट्रेनिंग होती है, फिटनेस होती है, रनिंग होती है, जिम होती है, ट्रैक वर्क होती है। मैं तो 1500-800 मीटर की प्लेयर हूँ। मैं तो मैराथन नहीं करती, लेकिन मैंने फर्स्ट इधर किया था लाहौर में। फिर मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे कोच ने बोला हुंजा में भी मैराथन हो रहा है तो आप उधर जाके उधर भी पार्टिसिपेट कर लें, और मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, आपको मुबारक हो एक बार फिर से। और निदा, जो ये रेस है इसमें आपके अलावा भी दीगर ख्वातीन और लड़कियों ने हिस्सा लिया है, सही है? जी, फॉरेन कंट्री के भी थे। वो लास्ट टाइम हुंजा मैराथन मैंने सुना था, मुझे तो कंफर्म आइडिया नहीं कि वो पिछले 2 साल से हुंजा मैराथन में वो विन कर रहे हैं। 2 थे फॉरेन कंट्री वाले प्लेयर्स। तो मेरे अब्बू मेरे साथ थे। मेरे अब्बू बोल रहे थे, उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी देख के बोल रहे थे कि आप इनसे नहीं जीत सकती। लेकिन मैंने अब्बू को कहा सब्र करें, मैं आपको बताती हूँ। जी ठीक हो गया। अच्छा निदा, मुझे ये बताइएगा कि हम पूरे पाकिस्तान में ना वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट मुझे हुंजा में नज़र आती है, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे नहीं है। तो बताइएगा कितना ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मिलती है और दोस्त कितना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं? अच्छा, मेरे फैमिली वाले तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरे फादर खुद ताइक्वांडो के प्लेयर थे। मेरे फादर को बहुत पसंद थी स्पोर्ट्स और उसको शौक था कि मैं स्पोर्ट्स वुमेन बनूं, और मैंने अपने पापा की विश भी पूरी कर ली।
अच्छा, और इसके अलावा क्या टारगेट्स हैं? मतलब सिर्फ कराकुरम रेस जीतना है या फिर कि ओलंपिक्स में जाके भी आपने परफॉर्म करना है? ये तो एक मुझे लगता है कि आपकी जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं ये सिर्फ एक आगाज़ है आपकी जर्नी का। अच्छा, मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ओलंपिक्स में भी जाऊंगी। अभी तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रही हूँ, इंटरवर्सिटीज खेल रही हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके बाद मैंने नेशनल्स भी खेले हैं। मैंने पाकिस्तान जूनियर नेशनल चैंपियनशिप भी खेला है। 1500 800 मीटर की मैं चैंपियन हूँ, और मैं लॉन्ग जंप की भी करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा निदा, आपकी तरह बहुत सी लड़कियां आना चाहती हैं इस तरह से स्पोर्ट्स में और उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगी? जी, वो जो घर से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको मतलब शौक होता है कि स्पोर्ट्स में आ जाए, लेकिन उनके घर वाले मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती कि स्पोर्ट्स के लिए। जी जी बताइएगा। तो ये करना चाहती हूँ हर लड़की को कि वो आ जाए और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले ले। अच्छा निदा, हमने पाकिस्तान में देखा ना कि पाकिस्तान में एक वन डोमिनेटेड किस्म की गेम है। हम वन स्पोर्ट्स नेशन बन के रह चुके हैं। क्रिकेट, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, लड़के भी क्रिकेट खेलते हैं। और इस तमाम तर जर्नी में आपको किसने बेसिकली इंस्पायर किया कि आप इस मैराथन की तरफ आए हैं? अच्छा, मतलब हम हुंजा में तो पता है आप लोगों को, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से गुजर के स्कूल जाना। हमने जिधर भी जाना है पहाड़ों से गुजर के ही। हमारे अंदर स्टेमिना था। लास्ट टाइम मैंने 2019 में गोल्ड कप हुआ था इस्लामाबाद में, उधर ट्रायल्स हुए थे गिलगित में, मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने 1500 में तब भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, उधर से मेरी सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन मैं इस्लामाबाद जब आई नेशनल के लिए, इधर मेरी 3rd पोजीशन आई थी। तब से मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर स्टेमिना है। तो मैंने कॉलेज से मतलब फारिग होकर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। मैंने ट्रायल्स दे दिए पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मेरी इधर सिलेक्शन हो गई, मेरी एडमिशन हो गई, और इधर आके मेरी बस ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, मुझे पर्सनल कोच किया, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे पर्सनल कोच दिया, और मेरी रेगुलर बेस पे अभी ट्रेनिंग होती है। ज़बरदस्त निदा, मुझे तो मेरा ख्याल आपको सुन के लग रहा है कि आप स्कूल पढ़ते हुए रहीमाबाद से बाग के अल्टिट जाती थी, वहाँ से बाग के बल्टिट जाती थी, वहाँ से ईगलनस जाती थी, यही कुछ करती रही, तभी आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है। जी मैंने कहा आप मेरे ख्याल स्कूल जाते हुए रहीमाबाद से बाग के अल्टिट बल्टिट और ये ईगलनस सब कुछ आपने किया, इसी वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मैं स्कूल जाती तकरीबन 4-5 किलोमीटर मेरा स्कूल दूर था, मैं चल के जाती थी स्कूल तक। अच्छा, जबरदस्त। और वहीं पे आपकी प्रैक्टिस हो गई। जी जी, आप लोगों को तो पता है हुंजा में पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है। निदा, हमें कब बुला रही हैं प्रैक्टिस करने के लिए? जी, हमें कब बुला रही हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए गिलगित? आप आ जाए, मैं तो वेलकम करती हूँ। अच्छा, और अभी ये बताइएगा कि आप गिलगित में हैं या फिर आप लाहौर में हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। मैं लाहौर में हूँ, मेरी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी यूनिवर्सिटी के, तो मैं आ गई लाहौर। चलें जी, आप इसी तरह फलती फूलती रहें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और उम्मीद है कि जैसे आपने कहा कि आप ओलंपिक्स में भी जाएंगी, ओलंपिक्स में आप अच्छे से जाइए, गोल्ड मेडल लीजिए। और जिस तरह आज अरशद नदीम वाह हो रही है, आपके लिए भी वाह हो। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में। अच्छा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस टाइम हम लोग ये समझा करते थे कि ये महंगी तरीन हुकूमत है, और वाकई उस वक्त के हालात के मुताबिक वो एक महंगी गवर्नमेंट थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के बाद अगर बिजली की हम खास तौर पर बात करें तो बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर उसके बाद आने वाली जो हुकूमतें, पर्टिकुलरली PDM-1, फिर हमारे पास एक सेटअप दूसरा आया, फिर PDM-2 आ गई, तो उसके बाद जो है वो आने वाली हुकूमत
कीमतों में FPA के बगैर बिजली के बिलों की जो तफसीलात हैं वो इस वक्त सामने आई हैं। जून 2021 में 400 यूनिट का बिजली का बिल 7,652 अदा करने वालों ने जून 2024 में वही बिल 400 यूनिट का बिल 19,073 रुपए अदा किया। मतलब ये आप इजाफे का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और इस तमाम तरह इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फरहान साहब। फरहान साहब बताइएगा, इतनी ज़्यादा बिजली को महंगा कर दिया गया कि आम आवाम की या आम आदमी की दस्तरस से ये दूर होती चली जा रही है, और ये क्या आप मज़ीद महंगी होती हुई देख रहे हैं इस बिजली के तमाम तर बिल्स को और झंझट को और यूनिट्स को? जी बहुत शुक्रिया। ये तो देखें, कहना कबल वक्त है और मुश्किल है कि बिजली के निर्ख का रुझान मुस्तकबिल में क्या होगा, इस मुल्क में पता कुछ नहीं चलता। लेकिन ये जरूर है कि जो अब तक हुआ है और पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ है उसमें बेहतरी की उम्मीद या बेहतरी का यकीन रखना बहुत मुश्किल है, बल्कि मुमकिन ही नहीं है। आजकल एक और मजाक ये चल रहा है कि वजीर आजम फरमाते हैं, आपने भी सुना होगा कि जी मुल्क में महंगाई कम हो रही है, महंगाई की शरह कम हो रही है। अब महंगाई की शरह, वो फिर अपना बिजली का बिल तो नहीं, वजीर आजम हाउस में बैठे हुए अपना बिल मेरे ख्याल में ना उन्होंने देखा होगा ना वो देते होंगे, तो उन्हें क्या अंदाजा कि आम आदमी के ऊपर क्या बीत रही है इस मुल्क में। ये तो अजीब सा एक मजाक का माहौल है। बिजली देख लें, बाजार में जाके रोजमर्रा की जिंदगी की खुर्दनोश की अशिया देख लें। अभी 2-1 महीने में जब ये सर्दियां आएंगी, 2 या 3 महीने में सर्दियों का मौसम आएगा, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि गैस के बिल्स का हाल क्या होगा। गर्मियों में ही गैस के जो निर्ख इतने ज्यादा बढ़ गए, घरों में लोग 2-2 चूल्हे जला रहे हैं या एक चूल्हा जला रहे हैं और वो कहते हैं जी 20,000 रुपए बिल आ गया। उसके बाद सर्दियों में अगर आप ये गर्म पानी के लिए गीजर और हीटर चलाएंगे तो उससे क्या होगा, खुदा बेहतर जानता है जी। तो ये तो सारा का सारा जो निज़ाम है वो चौपट हुआ हुआ है, और जिस किस्म की इस्लाहात की जरूरत है वो पाकिस्तान में अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आती। IMF प्रोग्राम के बारे में कहते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर IMF प्रोग्राम हो गया, लेकिन वो कब होगा, क्या होगा, और अगर हो भी जाता है तो भी उससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, ये हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। अच्छा फरहान, तो बिजली के जी अच्छा फरहान साहब, ये बताइएगा कि ये जो होशरुबा इजाफा है, हर हुकूमत के साथ ये इजाफा बढ़ता चला जा रहा है। आप खुद भी तस्करा कर रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली के निर्ख में इजाफा हम लोग देखते हैं, बल्कि गैस के बिल्स में भी ऐसा ही इजाफा हमारे सामने आता है। तो बजाय इसके कि जब आपके पास नई गवर्नमेंट आए उसको तो इस्लाहात करके इनको रेट्स को कम करना चाहिए, लेकिन ये हर हुकूमत के साथ बढ़ते क्यों चले जाते हैं? असल में निज़ाम में जिस किस्म की इस्लाह की जरूरत है जी, एक तरफ तो तवानाई के हवाले से खास तौर पे बिजली में हम बहुत अरसा दराज से सुनते आए हैं, और अब भी ये सूरत हाल है कि बिजली में लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा होती हैं। यानी जिस वक्त से बिजली प्रोड्यूस होती है एक बिजली घर से और वहां से आगे निकलती है, तो कंज्यूमर तक आते आते उसमें काफी नुकसान या काफी ज़िया हो जाता है बीच में ही। अब उसमें करप्शन का बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसके बारे में भी जिक्र होता है। फिर कुछ ऐसे तबकात हैं जिन्हें मुफ्त बिजली मिलती है या सब्सिडाइज बिजली मिलती है, उसका भी जिक्र होता है जी। ये सब के सब मसाइल हैं। और दूसरी तरफ देखिए ना, मसला तो ये भी है कि जिन लोगों को इस मुल्क में टैक्सेस देने चाहिए, टैक्स इसलिए लिए जाते हैं और खासतौर पे ज्यादा आमदन वाले लोगों से लिए जाते हैं ताकि कम आमदन वाले तबकात पे आपको बोझ कम डालना पड़े। अब वो तो यहाँ पे हो नहीं रहा। जो पैसे वाले लोग हैं वो बस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है कि उस हद तक तो हुकूमत बहुत ज्यादा लफाजी करती है कि जी हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे और हम ये इनकलाब बर्पा कर देंगे, लेकिन वो इनकलाब आज तक तो हुआ कोई नहीं। तो वो इनकलाब कैसे आएगा और कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, ये हम फिलहाल तो मुझे तो कम से कम दूर दूर तक वो नजर नहीं आती कैफियत। अच्छा बुखारी साहब, आपने शुरू में इस्लाहात का जिक्र किया था, और क्या वो चीदा चीदा इस्लाहात हैं जो कि हुकूमत को जल्द अज जल्द करनी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखिए, एक तो जो बजट है, जिससे जो इस साल का बजट पेश हुआ, उससे बड़ी नाउमीदी तो ये हुई कि जो टैक्सेस में इजाफा किया गया है उसका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्हीं तबकात से है जिन पे पहले भी बोझ चला आ रहे हैं।
ये सोच फौरन बदलने की जरूरत है। दूसरे सरकारी इदारे ऐसे जो कि सरकारी तहवील में हैं और जिनसे नुकसानात बहुत हैं, हर साल उनका खसारा होता है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज SOEs जो जिन्हें कहते हैं, वो खसारा या वो नुकसान जल्द से जल्द खत्म होने की जरूरत है। इन दिनों में एक तनाज़ा सामने आपने भी सुना होगा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का आया है, और वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो हज़रात हैं, वो मैं सुन रहा था अगले दिन भी, एक वो उनके यूनियन के लीडर हैं जो कि बहुत टीवी पे आके अपना मुद्दा बयान कर रहे थे। लेकिन मुसीबत ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बिल्कुल नाकारा होके रह गया है। आप उनके किसी भी स्टोर में आप अंदर चले जाएं तो जाते साथ ही वो लगता ही है कि कोई तेल की जिस तरह कहीं से खुशबू या एक तरह से बदबू आ रही है तेल की, जिस तरह वो हफ्तों से या महीनों से वहां पे ठीक तरह से सफाई भी नहीं हुई। और जहां तक कीमतों का ताल्लुक है, अब मार्केट में लोगों को और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो एक जमाना था यूटिलिटी स्टोर्स को बनाया गया था अवामी फलाह बहबूद के लिए, अब वो सिलसिला नहीं रहा, वो खत्म हो गया दौर। तो इस किस्म के और भी इदारे हैं जो कि सफेद हाथी हैं। कई महीनों से हम PIA की निजकारी का सुन रहे हैं, अब सितंबर या अक्टूबर का है, उस पर भी सवालात अभी उठे हुए। तो ये तनाज़ा तो काफी बड़ा है। इसके अलावा और भी बहुत से इदारे हैं। कराची की स्टील मिल का देख लें, उनकी निजकारी 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी थी, लेकिन उसके बाद 16 साल हो चले उसकी निजकारी नहीं हुई और वो एक बोझ सा बना हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि कराची स्टील मिल्स को यानी खत्म करके और वो जो जमीन है वहां पे कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बरामदात के लिए एक जगह बना दें, क्योंकि वो साहिल समुंदर के नजदीक है और वहां से फैक्ट्रियां मुस्तकबिल में लगें। वो कब होगा, क्या होगा? फिर बिजली के ऊपर गर्दिशी कर्जे जो पहले के चले आ रहे हैं, वो भी तो एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि वो कर्ज के ऊपर सूद देना पड़ता है। तो ये तमाम का तमाम मामला जो है वो जब तक एक वो जो कहते हैं ना जंगी बुनियाद पे, वॉर फुटिंग पे काम ना हो और नेक नियति से ना हो और सोच ये ना हो कि लोगों को आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, आम लोगों की को महफूज रखने की जरूरत है बुरी मईशत के असरात से, तब तक पाकिस्तान में जो एक मेन स्ट्रीम कह लीजिए उनके हालात बेहतर नहीं हो सकते। ठीक हो गया बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब जो कि मेरा ख्याल है कि दिल की रहे थे, हाँ, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए जहां हमारी हुकूमतें अच्छा परफॉर्म करे और हमारे मुल्क की मईशत से रिलेटेड जो हालात है वो बेहतर हो जाए, मईशत से रिलेटेड वो बेहतर हो। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।